गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत हमारा दूसरा पाठ ख़त्म हो चुका है। आज हम आगे 8वें पाठ की ओर चलेंगे। उसके पहले याद कर लेते हैं, हमने पहला पाठ ख़त्म किया है, दूसरा किया है, 5वां और 6ठा 4 पाठ ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हम 8वां और 9वां पाठ और 10वां पाठ 3 पाठ एक साथ चलेंगे हमारे। उसके बाद 14 नंबर का पाठ होगा। इतना पाठ हमें पहले एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो शुरू करते हैं 8वां पाठ। हमारा आज का सवाल है, गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखते हैं, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान हैं। तो मतलब कि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष हम साक्ष्य हैं। ये भी लिख सकते हैं कि हम यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हैं। ये सबसे अच्छा रहेगा। कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। उसके बाद अप्रत्यक्ष गति के बारे में देखते हैं, जो होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हवा की गति, धूल के कणों का उड़ना, पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने, ये सभी गतियाँ अप्रत्यक्ष गतियाँ हैं। आगे चलते हैं, ये और भी हैं हमारे पास, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सभी बातें की गई हैं। तो आगे सवाल है हमारे पास नया दूसरा, एक उदाहरण देकर समझाइए कि गति एक सापेक्ष ख्याल है। सापेक्ष ख्याल किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है सापेक्ष ख्याल के बारे में। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा जो व्यक्ति होता है वह बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। इसीलिए बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों के लिए विराम अवस्था में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष गति। यानी कि बस के अंदर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसे गति नहीं दिखाई देती, लेकिन बस के बाहर खड़ा है उस व्यक्ति को गति दिखाई देती है। इसीलिए गति को हम कहते हैं सापेक्ष ख्याल। आगे चलते हैं नए सवाल की तरफ। निर्देश बिंदु किसे कहते हैं, समझाइए। और निर्देश बिंदु को दर्शाना अनिवार्य है, वो भी समझाते हैं। निर्देश बिंदु की बात करते हैं। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। जैसे कि माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। यानी स्कूल की स्थिति को दर्शाने के लिए रेलवे स्टेशन का हमने आधार लिया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन जो है वह निर्देश बिंदु हैं। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने घर का पता देते हैं, उसमें भी हम निर्देश बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें
एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं। आगे का सवाल देखते हैं। दूरी और विस्थापन की परिभाषा और प्रत्येक का एसआई मात्रक। प्रत्येक का एसआई मात्रक जो है मीटर है। तो दूरी की बात करते हैं। दूरी किसे कहते हैं? यहीं पर लिखा हुआ है मैंने, ये देखिए। निश्चित समय अंतराल में गतिमान पदार्थ के द्वारा तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं। यानी एक पदार्थ, अभी पदार्थ ए जो है यहाँ पर है, कुछ समय के बाद वह पैदल चलते 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 यहाँ पर पहुँच जाएगा बी स्थान पर। तो निश्चित समय अंतराल में यहाँ से ए से बी स्थान तक पहुँचने में उसे कुछ समय लगा होगा और उसने कुछ दूरी तय की, इतनी दूरी तय की थी। तो निश्चित समय अंतराल में गतिमान पदार्थ के द्वारा तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं। उसका एसआई मात्रक है मीटर। जबकि विस्थापन की परिभाषा यहाँ पर भी अच्छे से दी गई है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर समझाते हैं आप लोगों को। ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। यहाँ से व्यक्ति पैदल चलकर यहाँ पे आ गया, मतलब इसका विस्थापन इतना हुआ। लेकिन दूसरी घटना में देखते हैं, न्यूनतम दूरी शब्द बोला गया है। अब व्यक्ति ए जो है ए स्थान पर से पैदल चलकर ऐसे लाल लाइन जो दिख रही है वहाँ से आप यहाँ पर बी स्थान पर आएगा यहाँ पे, तो इसमें दूरी ये नहीं होगी। आप लोग दो जो देख रहे हो, दूरी होगी न्यूनतम स्थान, यानी ये वाला, इसे दूरी कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति, इसे विस्थापन कहेंगे, माफ़ कीजिएगा, इसे विस्थापन कहेंगे। न्यूनतम अंतर होना चाहिए। अगर यहाँ से गोल घूमकर वापस इस स्थान पर आ जाता है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है, ज़ीरो। विस्थापन हो जाता है ज़ीरो, शून्य। उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं तो विस्थापन ज़ीरो हो जाता है। आगे चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। एक समान गति और असमान गति समझाइए। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकंड में वह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 50, तीसरे सेकंड में भी 50 और चौथे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में एक समान दूरी तय करती है। प्रत्येक सेकंड में एक समान दूरी तय करती है, एक समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इसका उल्टा करेंगे तो असमान गति भी हो जाएगी। उसका उदाहरण आप लोग बना सकते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी भी तय हो सकती है। जैसे कि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जा रही कार, पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति, ये सभी असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। असमान गति के बारे में आप भी अब इसी प्रकार एक उदाहरण बना सकते हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं, उसी प्रकार। आगे चलते हैं 6ठे सवाल की तरफ। छठा सवाल हमारा खो गया है। आ गया, मिल गया, खो गया था। चलो आगे 6 और 7वां सवाल आखिरी आज का। चाल की परिभाषा, सूत्र और एसआई मात्रक। तो यहाँ पर देखते हैं, किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। और भी मात्रक हैं इसके, अन्य मात्रक भी हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। 3 मात्रक बताए गए हैं।
वस्तु द्वारा याद कीजिए चाल किसे कहते हैं, फिर से देख लेते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आगे का आखिरी सवाल देख लेते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। हाँ, औसत चाल किसे कहते हैं? सूत्र लिखकर समझाइए। औसत चाल की बात करते हैं। यहाँ पर है, अधिकतर अवस्था में वस्तुएं असमान गति में होगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। यह औसत चाल का सूत्र आप लोग लिख सकते हैं। तय की गई कुल दूरी बटे समयावधि, दूरी बटे समय यानी औसत चाल, कुल दूरी। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक देखते हैं और अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक आगे पढ़ते रहिए, आगे कौन से मुद्दे आते हैं तो और मज़ा आएगा।